नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनका वीडियो प्राप्त कर सुन सकते हो। आज हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 2। तृतीय पर्व का भी भाग 1 पूर्ण हो चुका है, उसे भी आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब शुरू करते हैं तृतीय पर्व का भाग 2। शरद चंद्र के जीवन का स्वर्ण युग जैसे अब आ गया था। देखते देखते उनकी रचनाएं बंगाल पर छा गईं। एक के बाद एक श्रीकांत प्रथम पर्व, देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन और काशीनाथ पुस्तक रूप में प्रकाशित होते चले गए। एकादश, वैरागी, श्रीकांत द्वितीय पर्व, गृहदाह, स्वामी दत्ता, आमार आशय का लिखना और पत्रों में प्रकाशित होना भी चलता रहा। अपनी अपनी रुचि और दृष्टि से पाठकों और आलोचकों ने प्रत्येक रचना की सराहना की है। लिखते समय वह बहुत चिंतन करते थे। उनकी पांडुलिपियाँ इस बात का प्रमाण हैं। बीच बीच में उन्हें शुद्ध ही नहीं करते थे, इस इधर उधर दूसरी भाषाओं में लिखते भी जाते थे। श्रीकांत की पांडुलिपियाँ में एक स्थान पर उन्होंने हिंदी और फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है। देवदास के संबंध में चर्चा चलने पर एक बार उन्होंने कहा भी था, देवदास के सृजन में मेरे हृदय का योग है और श्रीकांत में मस्तिष्क का। शरद यौवन काल में जितने स्वतंत्र मन के थे, प्रौढ़ होते होते उतने ही आचारवादी हो गए। शायद उन्हें लगा कि देवदास की आत्मघाती भावुकता को इतना निश्चल और महान बनाकर आदर्श रूप में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए। इसीलिए तब उन्हें वह इतना प्रिय नहीं रहा। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि जिस समय वे देवदास लिख रहे थे, उस समय वह सचमुच प्रेम स्नेही वेदना से व्याकुल थे। निसंदेह वह वेदना अपरिपक्व किशोर हृदय की है और उनकी प्रेमिका भी शायद कोई हाड़ मांस की नारी है, या अगर वह है तो फिर उस तक पहुंचने का उनके पास कोई मार्ग नहीं है। यौवन में प्रवेश करते समय जैसा होता है वैसा ही उनके साथ हुआ, परंतु प्रेम के क्षेत्र में वे सफल नहीं हो सके और वही असफल प्रेम नाना सामाजिक आघातों के बीच देवदास में प्रस्तुत हुआ। इसीलिए उसका उच्छ्वास और उसका तीव्र दर्द मन को आलोड़ित कर देता है। वियोग की सार्थकता की दृष्टि से भी मनीषियों ने उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। सुप्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक जैनेन्द्र कुमार ने देवदास को अमित संयमी सिद्ध करते हुए लिखा, मन का वह अडिग ब्रह्मचर्य जो तन के द्वीप विद्रोह पर भी विशुद्ध बना रहा, सो क्या स्वीकृत वियोग की शक्ति के बल पर ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि वियोग को देवदास और भी पूरी तरह स्वीकार कर सकता तो उसके जैसा योगी पुरुष उपन्यास साहित्य में दूसरा पाना कदाचित ही संभव रह जाता। उस कोटि तक नहीं पहुँचा।
इसीलिए क्या हम आसानी से अपनी आँखों को धोखा दे लेंगे? जिस अंश तक वियोग उसे प्रसाद ही बना और उसमें देवदास ऊंचा उठा। देवदास पार्वती की अलख जगाए रहा, लेकिन जब विवाहित पार्वती रात्रि के एकांत में संपर्क भाव से उसके प्रति अपना आत्मा अर्पण निवेदन कर उठी, तब निबिड़ अधमाचार से घिरे देवदास ने क्या किया? क्या पार्वती को लिया? नहीं लिया। मूर्ति की भांति उसे अपने से दूर ही रखा। मूर्ति की भक्ति उसने अपने लिए चाही, मूर्ति पाने की स्पर्धा नहीं की। प्रेम की यह प्रगाढ़ता ही मन को छूती है, असफलता सफलता नहीं। और यह भी कि सच्चा प्रेम मिलाता ही नहीं, दूर भी करता है। निष्कृति की प्रशंसा स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने की है, लेकिन जो तूफान चरित्रहीन को लेकर उठा वह सचमुच अद्भुत था। वह यमुना में पूरा नहीं छप सका था। पुस्तक रूप में छपने में भी बड़ी देर लगी। वह बहुत धीरे धीरे सामग्री भेजते थे। सुधीर चंद सरकार ने पूरी पांडुलिपि पाए बिना ही मुद्रण प्रारंभ कर दिया था। उन्हें विश्वास था कि चरित्रहीन के कारण जो हलचल मच चुकी है वह उसकी बिक्री में बहुत सहायक होगी, लेकिन महीनों पर महीने बीतने लगे, शरत सामग्री नहीं भेज सके। सरकार उन्हें बार बार पत्र लिखते और उत्तर में शरत कहते। देरी के कारण जो क्षति होती है उसे क्या मैं नहीं जानता, पर प्रायः सारा ही लिखना फिर से होता है। ऐसा करने से यदि 2-1 महीने की देर हो जाती है तो अच्छा है, फिर भी छपना बंद ना हो। इसलिए अगली डाक से कुछ भेजूँगा, हो सकता है कुछ अधिक हो। और एक बात है, फिर से लिखने के कारण अक्सर डर लगा रहता है कि पीछे जो एक बार कह आया है, हो सकता है फिर वही कह दूं। जितना छप गया है वह सभी मुझे नहीं मिला। यह सब यदि रजिस्ट्री करके भेज दो तो मेरा चौथाई परिश्रम कम हो जाएगा। जल्दी करने पर तो सच कुछ 15 दिन में हो सकता है। जल्दी करने पर तो सब कुछ 15 दिन में हो सकता है, पर वह क्या ठीक होगा? फिर भी चाहे जितनी भी देर हो, माघ के अंत तक आई समाप्त हो जाएगी। 3 महीने बाद फिर लिखा। मन इतना विमर्श है कि किसी काम में हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। लगाने पर वह अच्छा नहीं होता। केवल जो पहले की लिखी हुई है, अर्थात आधी तिहाई चौथाई, इस तरह की मेरी बहुत सी रचनाएं हैं, उन्हीं को किसी तरह जोड़ तोड़ कर पूरा कर देता हूँ। चरित्रहीन के लिए ऐसा करना नहीं चाहा, इसीलिए इतने दिनों तक 2-2 अध्याय करके भेज रहा था। ना हो तो इस बार मेरे पास बैठकर सब ठीक कर लेना। मैं आयुर्वेद चिकित्सा के लिए कलकत्ता आ रहा हूँ। 1 साल रहूँगा। 11 अप्रैल को रवाना हो रहा हूँ। इसके बाद भी चरित्रहीन का प्रकाशन होने में 1 वर्ष लग गया। बर्मा जाने से बहुत पहले ही उसका लिखा जाना आरंभ हो चुका था। लगभग 15 वर्ष तक वह उसे निरंतर लिखते रहे, लेकिन एक दिन घर में आग लग जाने पर वह पांडुलिपि भस्म हो गई। उसके बाद पति से उसे उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। उसमें भी 5-6 वर्ष लगे। उसके प्रकाशित होते ही बंगाल में जैसे आहाकार मच उठा
उपासना पत्रिका ने उसकी तीव्र आलोचना करते हुए उन पर ऐसा आक्रमण किया मानो धर्म और समाज संपूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। चरित्रहीन में जिस नारी चरित्र की सृष्टि हुई है उसकी समाज में कभी कमी नहीं रही है। और फिर शरतचंद्र ने तो सभी चरित्रहीनों के चरित्र की धर्मप्राण हिंदू की तरह रक्षा की है, लेकिन समाज में वे ही धर्मप्राण व्यक्ति उनके विरुद्ध हो उठे। एक दिन घर के बरामदे में बैठे वह धूम्रपान कर रहे थे कि 3-4 युवक चरित्रहीन की एक प्रति लेकर वहां आए। शरद बाबू ने गुड़गुड़ी मुंह से हटाकर पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? अतिशय क्रोध एक युवक बोला, यह चरित्रहीन आपकी ही रचना है। हाँ, इस प्रकार की पुस्तकें लिखने पर आप इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। यह भले लोगों के रहने का मोहल्ला है। दूसरे युवकों ने और भी तीव्रता से कहा, सावित्री और किरणमयी को छोड़कर क्या समाज में और अच्छे चरित्र नहीं देखे थे? शरतचंद्र मन ही मन मुस्कुराए, कहा, पहले आप बैठिए तो। अब तीसरा युवक बोला, आपकी इस पुस्तक का क्या परिणाम होना चाहिए, यही दिखाने हम आए हैं। और उन युवकों ने शरद बाबू के सामने ही चरित्रहीन की प्रति को फाड़ा और जला दिया। दुखी मन वह बैठे देखते रहे। उन्होंने क्रुद्ध युवकों को समझाने की चेष्टा की, बताया, सावित्री मैंस की दासी नहीं है, मैंस की सब कुछ है। सबको उसने स्नेह देकर अपनाया है। सतीश भी उसका हो गया है। कितनी बार उसने कितने प्रकार से उसे अपनी बनाना चाहा, परंतु सावित्री ने उसे दूर ही रखा। वह उससे कितना प्रेम करती थी, फिर भी उसने उसको पाने की चेष्टा नहीं की। सरोजनी के साथ विवाह करा के उसे सांसारिक बना दिया। सहसा एक युवक बोल उठा, अच्छा, किरणमयी के बारे में क्या कहते हो? शरत ने उत्तर दिया, देखो, किरणमयी के चरित्र द्वारा मैंने नारी जीवन की व्यर्थता को दिखाना चाहा है। किरणमयी और हारान बार का बाबूग्रस्त जीवन बड़ा ही करुण है। स्वामी का प्यार उसने नहीं पाया। घर में स्वामी है, सास है, एक दार्शनिक है जो पत्नी को पढ़ाकर सुखी है, दूसरी घोर स्वार्थी है, पुत्र वधू से खूब काम लेती है। किरणमयी दोनों विरुद्ध प्रकृति के स्त्री पुरुष के प्रेमहीन मेल को हिंदू समाज विधि का नियम मानकर स्वीकार नहीं करती। वहीं से किरणमयी के यौवन को ट्रेजेडी आरंभ होती है, जीवन की ट्रेजेडी आरंभ होती है। लेकिन वह युवक तो समझने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने मान लिया था कि यह पुस्तक समाज के लिए वर्जनीय है। वह साहित्यिक शरतचंद्र से घृणा ही कर सकते थे। उनके चले जाने के बाद वह देर तक राख ढेरी की ओर देखते रहे। मन ही मन उन्होंने कहा, बेचारे युवक नहीं जानते कि वह क्या कर गए। चरित्रहीन की यह भस्म उसे उन स्थानों तक भी पहुंचा देगी जहां वह शायद पहले नहीं पहुंच पाया था। इस घटना की सत्यता के बारे में संदेह प्रकट किया गया है। ना हो सत्य, परंतु उस व्यक्ति की शक्ति के बारे में तो संदेह नहीं हो सकता जिसके बारे में यह कथा गढ़ी गई है, और ना ही संदेह हो सकता है उस वातावरण के बारे में जिसकी इसमें सृष्टि हुई है।
हर किंवदंती एक से दूसरे मुँह जाते जाते कल्पना की न जाने कितनी रंगीनियाँ अपने में समेटती रहती हैं। पर इतना तो स्पष्ट है कि घर गोष्ठी में, सभा समाज में चरित्रहीन को लेकर जो वाद विवाद शुरू हुआ, जो गंडगोल मचा, उसकी तुलना नहीं थी। किसी व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए लिखा, सावित्री के समान नारी मिलती तो हम भी मेस में रहते। शरत ने उसे उत्तर दिया, सतीश होने की ज़रूरत है, उसके बिना सावित्री का हृदय नहीं जीता जा सकता। बच्चों यह ना समझ सके कि सावित्री दासी श्रेणी की स्त्री नहीं है। पुराणों में आता है कि विपद पड़ने पर लक्ष्मी को भी एक ब्राह्मण के घर दासी बनना पड़ता था। अर्जुन जिस समय उत्तरा को नृत्य गान सिखाते थे, उस समय की उनकी कथा सुनकर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा शिखंडी मिलने पर सब नारियां नाच गान सीखने के लिए उन्मत्त हो उठेंगी, जैसा सभी संप्रदायों में होता है। वैश्य जाति में भी ऊंची नीची श्रेणियां होती हैं। जो उनके परम मित्र थे, उनमें से भी कई चरित्र रानी को लेकर प्रसन्न नहीं थे। जो उनके परम मित्र थे, उनमें से भी कई चरित्रहीन को लेकर प्रसन्न नहीं थे। कुमुदिनी कांतकर ने विक्षुब्ध होकर कहा, आप ये दृश्य साहित्य में क्यों ले आए? शरत ने उत्तर दिया, मैंने नया तो कुछ नहीं लिखा। दुनिया में यह सब पहले से ही है। दुनिया में तो और भी बहुत कुछ है, किंतु उस सब की क्या चर्चा की जाती है? क्या उसको इस प्रकार चित्रित किया जाता है? मनुष्य को उपहार दिया जाता है? क्यों आपने यह सर्वनाश किया? भविष्य में आने वाले इससे क्या सीखेंगे? इस आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं था, लेकिन उन सबके लिए शरत का उत्तर बहुत संक्षिप्त था। मैंने चरित्रहीन लिखा है, चरित्रवान की कहानी नहीं। व्यक्तिगत आक्रमण भी कम नहीं किए गए। यहाँ तक कि एक बार किसी शरत चटर्जी के रुपये चुरा लेने की खबर अखबार में छपी तो उनके विरोधियों ने प्रचारित कर दिया कि रुपये चुराने वाला शरत और उपन्यास लिखने वाला शरत दोनों एक ही हैं। जहाँ एक और उसके विरुद्ध इतना तीव्र आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, वहीं दूसरी ओर बहुत से व्यक्तियों ने उसकी आत्मा तक पहुँचने का प्रयत्न भी किया। बहुत दिन बाद एक धर्मप्राण व्यक्ति ने एक गोष्ठी में उनसे कहा, आप मुँह से चाहे जो कहें, आपकी रचनाओं को पढ़कर मुझे लगता है कि सनातन धन्य की मर्यादा को आप ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। जब देखता हूँ कि चरित्रहीन उपन्यास की उस लड़की ने स्टीमर पर एक बालक के साथ एक बिछौने पर रहते हुए भी अपने शील को नष्ट नहीं होने दिया, तो तब क्या हम लोग कहेंगे कि आप सनातन धर्म को नहीं मानते? शरद बाबू ने उत्तर दिया, आप मेरे उद्देश्य को ठीक नहीं समझ सके। आपने जो कहा है उस तरह मैं कुछ नहीं करता। यदि किरणमयी अपना शील नष्ट कर भी डालती तो उसमें भी मेरी कोई हानि नहीं थी, किंतु यह पात्र एकदम असत्य हो जाता है। इस प्रकार की पढ़ी लिखी सुशिक्षित स्त्री और जिस लड़के के साथ वह सिर्फ रख जिद की वजह से भाग गई है, उसे एक नाबालिग शिशु ही कहा जा सकता है, जिसे वह किसी प्रकार भी अपने बराबर नहीं मानती।
उस लड़के द्वारा भी यदि वह अपने शील को नष्ट होने देती तो वह चरित्र ही नष्ट हो जाता। किरणमयी के चरित्र की व्याख्या मानव मन के रहस्य के ज्ञाता एक कलाकार की व्याख्या है। समाज सुधारक या धर्मशील धर्मभीरु व्यक्ति ही नहीं, किरणमयी के इसी चरित्र अंकन पर मुग्ध हो उठे थे प्रमथ चौधरी। लिखा था, इस प्रकार की छवि कोई साधारण लेखक अंकित नहीं कर सकता। इस पुस्तक को लेकर लोग इतने व्यस्त रहते थे। अभिभावक लोग अपने पुत्र और पुत्रियों को बार बार मना करते थे कि उस चरित्रहीन की रचनाओं को मत पढ़ो, लेकिन जिसका जितना निषेध होता है उसी को पढ़ने के लिए सब ललाहित रहते हैं। एक दिन अपनी अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी के हाथ में चरित्रहीन देखकर वह अध्यापक अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। कहा, आह, ये चरित्रहीन है, तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी ने उत्तर दिया, सर, इसके लेखक तो बहुत प्रसिद्ध हैं। अध्यापक ने कहा, होंगे, लेकिन यह पुस्तक भ्रष्ट है। विद्यार्थी फिर बोला, सर, आप कैसे कह सकते हैं यह पुस्तक भ्रष्ट है? क्या आपने इसे पढ़ा है? अध्यापक ने कहा, हाँ हाँ, पढ़ा है, तभी तो कहता हूँ। मेरा लड़का तकिए के नीचे रखकर इसे पढ़ता था। कल मैंने इसे देखा तो फिर सारी पढ़कर ही उठा। मैं जानना चाहता था कि इसमें है क्या। विद्यार्थी बोला, तब तो सर मैं भी पढ़कर देख लूँ। भ्रष्ट होगी तो फिर नहीं पढ़ूँगा। लेकिन एक दिन अचानक एक नारी से शरद बाबू की भेंट हो गई, जिसने चरित्रहीन पढ़कर उन्हें अपना गुरु और त्राता स्वीकार किया था। वह सब काशी आए हुए थे। एक दिन वहाँ के प्रवासी बंगालियों ने उनके सम्मान में सभा का आयोजन किया। माला, चंदन, धूप, धुनी, किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। सच्चा आंतरिक स्वागत था। लौटते समय बहुत से लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनमें 2 नारियां भी थीं, दोनों विधवाएं थीं। एक प्रौढ़ा थी, दूसरी युवती। अवसर पाकर वह युवती उनके पास आई, उन्हें प्रणाम किया और ऐसे देखने लगी जैसे बहुत दिनों से परिचित हो। मधुर स्वर में बोली, आपने मुझे बचाया है, आप गुरु हैं, मैं आपकी विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। अवाक शरद बोले, मैंने तुम्हें बचाया है? कब? कहाँ? मैंने तो कभी तुम्हें पहले नहीं देखा। युवक का रंग जैसा गोरा था वैसे ही युवती का रंग जैसा गोरा था, वैसी ही उसकी मुखश्री थी। उसने शरद बाबू को अपनी कहानी कह सुनाई। बोली, मेरे पिता बंगाल के बाहर किसी कॉलेज में अध्यापक हैं। सदा पिता के पास ही रहती आई हूँ। जब मेरी उम्र 2 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी। तब से पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। विवाह 18 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन इसी काशी में केवल 3 दिन के बुखार में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं पिता के पास लौट गई। भूला रहने के लिए उन्होंने मुझे फिर से पढ़ाना आरंभ कर दिया। उनका एक छात्र भूला रखने के लिए उन्होंने मुझे फिर से पढ़ाना आरंभ कर दिया। उनका एक छात्र था, हमारे ही घर में रहता था। पिता उससे बहुत स्नेह करते थे। क्लास में किस दिन कौन सा लेक्चर होगा, इसका हिसाब किताब उसी के पास था। सारी ज़रूरत की किताबें और नोट्स की कॉपियाँ भी वही ठीक रखता था। मैं उससे गणित और साहित्य पढ़ती थी और इसी तरह 1.5 वर्ष बीत गया।
इस मिलने जुलने के कारण हम दोनों में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। वह लड़का इस बात को समझता था। उसने एक दिन पिताजी से कहा, मैं अब नहीं पढ़ा सकूँगा। पिताजी सब कुछ समझ गए। मुझ पर उन्हें क्रोध भी आया और इसीलिए मुझे उन्होंने 12 नगर कलकत्ता भेज दिया, मगर मेरा दिल वहीं अटका रहा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि न जाने कैसे हम दोनों में चिट्ठी पत्री आरंभ हो गई और फिर वह लड़का भी एक दिन कलकत्ता आ पहुंचा। अब हम दोनों नियमित रूप से मिलने लगे। अंत में एक दिन वह भी आया जब हमने निश्चय किया कि कुछ भी क्यों ना हो, हम लोग कहीं भाग चलें और सदा के लिए एक हो जाए। वह दिन भी निश्चय हो गया। यह तय हो गया कि उस रात मैं भागती रहूंगी। यह भी तय हो गया कि उस रात मैं जागती रहूंगी। 2 बजे वह गाड़ी लेकर आएगा। नीचे जिस कमरे में मैं सोती हूँ उसकी खिड़की पर एक दस्तक देगा और मैं सदा के लिए घर से निकल जाऊंगी। एक क्षण के लिए वह लड़की रुकी, फिर बोली, उस दिन की बात मैं आसानी से नहीं भूलूंगी। वह सारा समय एक विचित्र बेचैनी, चिंता और उत्तेजना के बीच कट गया। अभी तो रात भर जागना था। शाम को मैंने अपने ममेरे भाई से कहा, मुझे लाइब्रेरी से एक अच्छा सा उपन्यास ला दो। सोचा था पढ़कर जागती रहूंगी, इसलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा और वह उपन्यास ले आया। अच्छा खासा मोटा उपन्यास था। नाम था चरित्रहीन। पहले ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा, यह प्रकृति का कैसा परिहास है। क्या मैं चरित्रहीन होने तो नहीं जा रही। खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे की अरगला बंद कर ली। पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बज रहे थे। तब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। चरित्रहीन की किरणमयी ने मुझे उबार लिया। ठीक समय पर खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई कि वह आ गया है। खिड़की पर आकर मैंने उससे विनती की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकी। उस समय के उसके निराश मुख की वह छवि मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। लगा जैसे मैंने उसके पैरों के तले से हटा लिया है। लगा जैसे मैंने उसके पैरों के तले से धरती हटा ली है। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतज़ाम हो गया है। रत्न का टिकट भी खरीद लिया है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकूंगी। विकल विवश वह थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर दीर्घ निश्वास खींचकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं भी अपनी इस नानी के साथ काशी चली आई। यहाँ आए आज साल भर हो गया है। आज भी सोचती हूँ, आपकी उस किरणमयी ने मुझे बचा लिया। आपका चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी यह इच्छा पूरी कर देंगे, यह नहीं सोचा था। उस दिन आपका चरित्रहीन न पढ़ती तो आज कहाँ जाती, क्या दशा होती मेरी, सोच भी नहीं सकती। आपने मेरी रक्षा की। चिर कृतज्ञ हूँ। शरत का मन उस दिन सचमुच ही गदर हो उठा। कितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उन्हें उसके लिए। उनके ऊपर से निंदा, विद्रोह और आक्रमण का एक तूफान सा
बह चला था। लेकिन उस लड़की की कहानी सुनकर उन्हें कितनी सांत्वना मिली। कम से कम एक लड़की की रक्षा तो वह कर ही सके। इस प्रकार नाना खातों से होकर नाना प्रकार की कहानियाँ उस उपन्यास के संबंध में प्रचलित हो गई थी। हो सकता है उनमें से कुछ बिल्कुल सही ना हो, परंतु इतना अवश्य सही है कि तूफान आया था और वह कम शक्तिशाली नहीं था। जिस समय चरित्रहीन की कल्पना उसके मस्तिष्क में आई, तब वह देवानंदपुर में रहते थे। उस समय सुरबाला के समान एक नारी से उनका संपर्क हुआ था। उसे गलत समझने के कारण ही वह पूरी भाग गए थे। फिर मार्ग में जिस नारी से उनकी भेंट हुई, उसके आधार पर उन्होंने सावित्री के चरित्र का निर्माण किया। वह चरित्र वास्तविक है। कल्पना ने केवल इतना ही किया है कि उसे मैस की दासी बना दिया है और सतीश के साथ जोड़ दिया। सुरबाला के संबंध में उनके मामा सुरेंद्र नाथ ने उनके मुंह से कहलवाया है। यह सुरबाला ही मेरी प्रवृत्ति को दिशा देने वाली गुरु थी। इस चरित्र के बाहरी रूप का अंकन करने में मुझे जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। सती साध्वी स्वामी के प्रति जैसी भक्ति, जैसा प्यार, जैसा आकर्षण, वैसा ही उसका अंत हुआ। चारों ओर धन्य धन्य गज उठा। स्वामी के चरणों में सिर रखकर सुरबाला चली गईं। फिर किरणमयी का चरित्र मैंने सुरबाला से जो शिक्षा प्राप्त की उसी के अनुसार गढ़ा है। उसमें यदि कोई भूल रह गई है तो वह मेरी ही है। सुरबाला से पूर्ण वैषम्य दिखाने के लिए मुझे ऐसा करने को बाध्य होना पड़ा। मूल बात यह है कि मुझमें नारी जाति के संबंध में जो सजगता देख पाते हो, वह सुरबाला के कारण ही है। उनके प्रति मैं सदा श्रद्धांत रहा हूँ। यह चरित्र चित्रण ही मेरी गुरु दक्षिणा है। इस सुरबाला के कारण ही वह देवानंदपुर को इतना प्यार करते थे। चरित्रहीन में उसे अमर करके मानो उन्होंने मातृभूमि का ही शरण चुकाया। सुरबाला उनके नाना के परिवार में भी किसी का नाम था। उसी को स्मरण करने के लिए उन्होंने इस चरित्र को यह नाम दिया। इसी परिवार में कोई एक किरण शशि भी थी। संभवतः वह भी इस उपन्यास के पीछे किसी सीमा तक प्रेरणा रही हो, परंतु इस बात का कोई प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है कि उनका चरित्र भी वैसा ही था। परिचित नामों का प्रयोग करना शरद बाबू का स्वभाव था, लेकिन सतीश अवश्य ही बचपन के साथ ही राजू की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। यहाँ गाना बजाना होता था, जहाँ थिएटर और कॉन्सर्ट की रिहर्सल होती थी, जहाँ क्रिकेट फुटबॉल होती थी, वहीं सतीश ने इतने दिन बिताए थे। कहाँ मारपीट करनी होगी, कहाँ नाटक खेलने के लिए स्टेज खड़ा करना होगा, किसके घर में गमी हुई है और किसका मुर्दा मसान में जलाने के लिए ले जाना होगा, किस पर मुसीबत आ पड़ी है और किसके लिए रुपये का प्रबंध करना होगा, यही सब खोजते रहना और इस कामों में सबसे आगे रहना सतीश का काम था। सतीश जब बांसुरी बजाता था तो पृथ्वी पर सोई चांदनी की नींद उचट जाती थी। इन प्रमाणित और अप्रमाणित किंवदंतियों का अर्थ केवल इतना ही कि उनकी रचनाओं का मूल आधार सब अभिज्ञता रही है,
किशोर अवस्था में जब ये कलम उठाना सीख रहे थे तब उनके गुरु श्री पांच कौड़ी बंदोपाध्याय ने उनसे कहा था, कुछ भी लिखो, मुझे खुशी है, लेकिन मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। जो कुछ भी लिखना अनुभव से लिखना, दूसरे लिखी को दिखाना विखाना मत, दूसरे किसी को दिखाना विखाना मत, तीसरे अपनी कलम से किसी की व्यक्तिगत निंदा मत करना। वे सब बातें उनमें पहले से ही थीं। गुरु का आदेश पाकर उनके विचार और भी दृढ़ हो गए, लेकिन उनकी इस अभिज्ञता को लेकर ही कुछ लोग उन पर आक्रमण करने से नहीं चूके। एक आलोचक ने लिखा, हमारे देश में एक प्रसिद्ध औपन्यासिक के हाथ से इन समाज बहिर्गता नारियों के चरित्र बहुत सुंदर उभरे हैं। कहा जाता है कि ये उनके व्यक्तिगत अभिज्ञता के परिचायक हैं। इस आक्रमण का दंश कितना ही तीव्र क्यों ना हो, मानवीय अध्ययन की दिशा में वह एक अच्छा प्रमाण पत्र है। काशीनाथ के प्रकाशन के साथ शरद बाबू के एक और उदार रूप की कहानी जुड़ी हुई है। इस पुस्तक का स्वत्वाधिकार उन्होंने अपने प्रिय बंधु प्रमथनाथ भट्टाचार्य को दे दिया था। बीमार होने के बाद प्रमथनाथ स्वाध्याय लाभ के लिए छत्रपुर चले गए थे। शुरू में उनका स्वास्थ्य कुछ सुधरा, लेकिन बाद में वह और भी अस्वस्थ हो उठे। उन्होंने भुवाली सैनिटोरियम जाना पड़ा। यहाँ उनका स्वास्थ्य जरा भी नहीं सुधरा, दिन पर दिन खराब होता चला गया। उस समय वह आर्थिक दृष्टि से भी बहुत विपन्न थे। यही समाचार पाकर शरद ने काशीनाथ का स्वत्वाधिकार उन्हें दे दिया। जब इस दान का समाचार प्रमथनाथ को मिला तो उन्होंने हरिदास को लिखा, कल तुम्हारा पत्र पाकर मैं कैसा हतप्रभ हो उठा, उसे बताना संभव नहीं है। जीवन में इस प्रकार सहानुभूति और सहायता पाने का मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। कोई क्यों और किस योग्यता के लिए मेरी सहायता करेगा। अब देखता हूँ योग्यता भी एक विशेष गुण है। शरद के सब काम विचित्र होते हैं। जब उससे परिचय हुआ तभी से यह सब देख रहा हूँ। उसका काम उसी के योग्य है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं यह अप्रत्याशित अनुभूत सहानुभूति पाने का भी किसी भी तरह अधिकारी नहीं हूँ। ओह, शरद का यह कांड आज संसार मेरे सामने नए रूप में प्रकट हुआ है। शरद को मैं क्या कहूँ, वह वेदना है। जन्म भर परिश्रम करने में अपने परिवार के लिए जो ना कर पाता वह तुम लोगों ने कर दिया। तुम सबको कोटि कोटि नमस्कार। तुम इस समय मुझसे बहुत बड़े हो। तुम दाता हो और मैं भिखारी हूँ। प्रेम करने की क्षमता शरद बाबू में अद्भुत और असाधारण थी। मित्रों के लिए वह सदा ही कुछ न कुछ करने को आतुर रहते थे। कुछ वर्ष पहले बचपन के साथ ही विभूति भूषण के लिए उन्होंने सोने का कलम भेजा था। निरुपमा के लिए भी वाटरमैन भेजा था। विभूति ने उत्तर दिया,
सोने के कलम से कैसे लिखूँगा? शरत ने कहा था, मुझे इससे ही लिखना है। विभूति ने फिर लिखा था, यह तो गहना है, इससे नहीं लिख सकूँगा। जैसे कलम से तुम लिखते हो वैसा ही एक भेज दो। तुरंत वैसा ही एक और कलम आ गया, और केवल विभूति भूषण के लिए ही नहीं, सुरेंद्र मामा, गिरीन्द्र मामा, योगेश मजुमदार, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी आदि सभी बचपन के मित्रों के लिए कलम तैयार थे। मानते थे कि देने के लिए इससे अच्छी वस्तु उनके पास और कुछ नहीं है। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।